हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASZ अकेडमी। मैं सुप्रीत पांडे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई क्लास के साथ। तो आज हम अपने मॉडल पेपर सीरीज़ का 5वां वीडियो लेके आ चुके हैं। तो ये हमारे कक्षा 10 साइंस का मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला, मतलब बड़ा भी प्रतिबिंब कैसा हो, बड़ा हो और आभासी हो। तो अवतल दर्पण होता है ये बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है लेकिन वो छोटा बनाता है, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ क्या बोला था, किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बने। तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। तो किस पे बनता है प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना भी दृष्टि पटल को ही बोलते हैं। आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अत्यधिक विचलित होता है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस में होता है, जैसा आप लोग जानते हैं बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा विचलन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम विचलन लाल में होता है। विद्युत केतली में होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न उष्माएं हो जाएंगी। तो देखिए आप लोग फार्मूला क्या जानते हैं, H बराबर I²RT, ठीक है। यदि किसी विद्युत केतली में प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना किया जाएगा तो उसका 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्युत चुंबक का कोड बनाने के लिए सबसे अत्यधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मुलायम लोहे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक विद्युत चुंबकीय कोड बनाने के लिए मुलायम लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख सही है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा किरण आरेख सही है। तो देखिए ये एक क्या है, ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। देखिए अवतल लेंस में यहाँ से प्रकाश गई और यहाँ से टकरा के वापस चली गई, ये आपका गलत है, ऐसा नहीं होता। यहाँ से देखिए प्रकाश गई और नीचे चली गई, ये भी गलत है। इसमें प्रकाश देखिए यहाँ से गई और फिर वापस ऊपर चली गई, ये आपका सही है, ठीक है। इसमें इसका पीछे आभासी प्रतिबिंब बना रहा है और इसमें समांतर जा रही है, तो एकदम गलत है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत मोटर, एक मिनट पेन चेंज कर ले रहे हैं। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो देखिए विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वायु क्या है। शुद्ध वायु देखिए आप लोग जानते हैं शुद्ध वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। नहीं, समांगी मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि समांगी मिश्रण को हम अलग अलग कर सकते हैं। धातुओं का मिश्रण, नहीं ये भी नहीं है। यौगिकों का मिश्रण, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यौगिकों का भी मिश्रण नहीं है, धातुओं का भी नहीं है, समांगी मिश्रण भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एल्कीन है। तो इसमें एल्कीन कौन सा है आपको देखना है। तो देखिए इसमें C2H3 ये एल्कीन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक कार्बन की कमी है, यहाँ पे 4 होता तब ये सही हो जाता। और C2H2 भी नहीं होगा। C3H8 एल्केन है, C4H10 भी एल्केन है। इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो जैसा कि आप इसमें से कोई सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको एक एल्कीन का उदाहरण बता दे रहे हैं। देखिए C2H4 ये आपका जैसे क्या है, एक एल्कीन है। यहाँ पे आप देखिए कार्बन को बनाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका ये C2H4 सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप में एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध जल का pH होता है। तो शुद्ध जल का pH कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का pH हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त से बाईं से दाईं ओर जाने पर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के में से कट गया है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आ गया है, तब भी देख लेते हैं। आवर्त सारणी में आप अगर तीसरे आवर्त से बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक तथा परमाणविक आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं क्या है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणविक आकार में कमी आती है, ये गलत है। बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणविक आकार में कमी आती है, नहीं ये भी गलत है। आकार भी बढ़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आपको इसमें कॉलम मिलाना है, ठीक है। आप इसमें कॉलम मिला के अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या काम होता है, मूर्ति बनाने में इसका कार्य होता है, ठीक है। तो पहले का दूसरे में देखिए कौन सा दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले का पहला ही दिया है, ये सही है। इसको भी लेके चलते हैं। देखिए दोनों में पहले का दूसरा किसी में दिया, केवल बी में,
और आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, केवल मूर्ति निर्माण में इसका यूज़ होता है, प्रतिअम्ल में नहीं यूज़ होता, कीटनाशक में भी यूज़ नहीं होता, साबुन बनाने में भी यूज़ नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से मिथिल ऑरेंज मिलाने पे कौन सा लाल हो जाता है। तो देखिए जो अम्ल होता है वो मिथिल ऑरेंज से मिलने के बाद लाल हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा H2SO4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरण ऊर्जा एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, तो नवीकरण ऊर्जा का कौन सा है। देखिए प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से कट गया है। ठीक है, मेंडल प्रसिद्ध है, तो मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, अनुवांशिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुवांशिक क्षेत्र में मेंडल प्रसिद्ध है। और शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वृषण में, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, कूपिका पाई जाती है, कूपिका मतलब क्या होता है, ये फेफड़ों में पाई जाती है, एल्वलाई। ठीक है, पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और फ्लोएम क्या करता है, ये खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है, तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है 120/80। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से कट गया, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग के 20 MCQ पूरे हो गए। अब हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद हमारे वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग के वर्णात्मक प्रश्न शुरू हो गए। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो पहले हम लोग किरण आरेख बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अब ये इसकी लाइन हो गई। यहाँ पे क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है ध्रुव, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सी, और इधर इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, ध्रुव और अनंत के बीच में, तो ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं बिंब यहाँ होगा। अब देखिए यहाँ से ऐसे प्रकाश, देखिए हम प्रकाश डालते हैं तो एक प्रकाश ऐसे गई और ऐसे चली आएगी। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये F पे जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ही नीचे से एक प्रकाश गई, इधर चली गई। ठीक है, और ये कहाँ पे जाएगा, ये भी ऐसे होके F पे जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा। तो देखिए ये हो गया, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया। और आगे क्या बोला था, तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। तो गुण भी हो गए इसके, ये इसके गुण हो गए। और वाहनों में दर्पण के पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो देखिए उत्तल दर्पण को हम लोग दर्पण गाड़ियों में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र वो अधिक होता है। ठीक है, दृश्य क्षेत्र अधिक होने के कारण हम लोग इसको वरीयता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो पहले देखिए हम लोग इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग एक नेत्र बनाइए, ये कुछ ऐसा नेत्र हो गया। ठीक है, ये आगे का भाग थोड़ा उभरा हुआ होगा ऐसे। अब एक ऐसे इसका ये लेंस हो गया। ठीक है, अब आप लोग एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम आपको ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहे हैं। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, प्रकाश ऐसे गई तो प्रकाश ये जाने पे क्या होता है ना कि ये रेटिना के पार इसको केंद्रित कर देता है। अगर मान लीजिए प्रकाश ऐसे गई तो ये क्या करेगा, इसको रेटिना के पार केंद्रित कर देता है, मतलब रेटिना से दूर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसका नाम दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आँख है। ठीक है, आँख या नेत्र लिख लीजिए, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका लेंस हो गया, नेत्र लेंस। और ये क्या है, ये दोष युक्त नेत्र है। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम लोग साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ठीक है, अब देखिए एक दूसरी भी आंख ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ये इसका लेंस हो गया। ठीक है,
अब देखिए हम लोग दूरदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से ऐसे लाइट गई तो ये इसको थोड़ा सा से बेंड कर देगा, ठीक है। अब ये अगर नेत्र जो है इसको केंद्रित करेगा तो ये रेटिना आप केंद्रित करेगा, ठीक है। तो इससे आपका ये संशोधित हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। तो ये क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। और ये आँख हो गया, आँख या नेत्र, ठीक है। और ये नेत्र लेंस हो गया, लेंस, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसको पहले साइड कर लेते हैं हम थोड़ा छोटा। तो आगे देखिए क्या दिया है, एक दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेमी है। तो देखिए इसमें निकट बिंदु कितना है, 75 सेमी है, ठीक है। निकट बिंदु 75 सेमी है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सामान्यतः नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी होता है, ठीक है। तो देखिए 75 सेमी इसका है, तो ये v हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। और इसमें u कितना दिया, u कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, f फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और इसमें v और u दोनों माइनस में रखते हैं, तो 1/f बराबर माइनस 1/v की वैल्यू कितनी है 75 माइनस माइनस, और फिर इसको माइनस है माइनस 1/25 सेमी। यहाँ से u की वैल्यू रख देंगे, ये हो गया 25 सेमी। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/75 प्लस 1/25, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पे -1 + 3, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा 2/75। तो यहाँ से अगर आप लोग f की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे यहाँ आप कर दे रहे हैं, तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा 75। यहाँ से 1/f बराबर कितना आ गया 2/75, तो f बराबर क्या आ जाएगा 75/2, ठीक है। तो ये आपका फोकस हो गया। तो हो गया ये क्वेश्चन का खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ठीक है, देखिए पहला किस पे निर्भर करता है, तार की लंबाई पे, लंबाई हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। बस लंबाई पर, अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या है बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और देखिए दूसरा क्या है, एरिया पे यानी क्षेत्रफल पे, तार की क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध जो है वो घटेगा, ये इन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। दो कारक हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए आगे क्या दिया है, एक विद्युत बल्ब को 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितने प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ने, ठीक है। तो देखिए v बराबर कितना दिया है आपको 240 पे संचालित करना है, और i की वैल्यू कितना दिया है, वहाँ पे देखिए i की वैल्यू क्या दिया है 10 एम्पीयर, ठीक है। तो i का मान कितना है 10 एम्पीयर। तो देखिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे v बराबर IR। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v/i। तो यहाँ पे देखिए v कितना है, यहाँ पे 240 है, तो 240 लिख देंगे। i का वैल्यू कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया, आंसर कितना आ गया r बराबर कितना आ गया 24 आ गया, 24 ओम, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटा यह मापता है कि कितनी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो किलोवाट घंटा क्या होता है, हम इससे जानते हैं कि कितनी ऊर्जा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यह वह तकनीक है जिससे हम घर में ऊर्जा मापते हैं। 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा की मात्रा है जो 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलाने के लिए आवश्यक होती है। तो 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1000 वाट के किसी उपकरण को 1 घंटा चलाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो क्या होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है।
3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं टोटल। ठीक है, देखिए अगला आगे क्या दिया है, एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है, यह 3 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त ऊर्जा तथा प्रभावित विद्युत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वोल्ट कितना दिया है, V बराबर 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, और P बराबर कितना दिया है, P बराबर दिया है 2.2 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट दिया है, अगर इसको वाट में बदलेंगे तो 2200 वाट हो जाएगा कि नहीं, 2200 वाट हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यह 3 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टाइम कितना दिया है, T बराबर कितना दिया है, 3 आवर। ठीक है, अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ से देखिए आपसे पहले पूछा क्या है, ऊर्जा का मान पूछा है। ठीक है, पहले हम लोग ऊर्जा निकालते हैं, तो E बराबर क्या होता है, P इंटू टी होता है। ठीक है, तो P बराबर हम लोग के पास कितना है, 2200 वाट। ठीक है, तो 2200 लिख दे रहे हैं, T बराबर कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे टाइम किस में रखे हैं, हावर में रखे हैं, अगर आप यहाँ पे 3600 से गुणा करते तो आपका केवल जूल होता। ठीक है, ये ऊर्जा का मान आ गया। अब आपसे आगे क्या पूछा है, विद्युत धारा की गणना कीजिए, तो I बराबर क्या होता है, देखिए I बराबर होता है P/V। ठीक है, तो यहाँ से अगर I की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो P का वैल्यू कितना है, 2200, तो यहाँ पे हम लोग 2200 लिख लेते हैं, और V की वैल्यू कितना दिया है, 220। ठीक है, तो इसको 220 लिख देते हैं। अब देखिए इससे कटेगा 10 बार में, तो I का वैल्यू कितना आ गया, 10 एम्पियर। ठीक है, ये आपका I का वैल्यू आ गया 10 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, किसी चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। ठीक है, इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का भी नाम बताइए, नामांकित चित्र के सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 2 उपयोग दिए गए हैं। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, मतलब I की वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पे, यानी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे फिर भी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक उपकरण का नाम विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर इसी नियम पे काम करता है। ठीक है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी देखना है, तो देखिए यहाँ पे ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का चित्र है। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नेम बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को IPSC नेम बताना है, तो देखिए पहले का हम लोग पहले फिगर खोल लेते हैं इसको, तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH, फिर सिंगल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड, और क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। ठीक है, Cl। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा देते हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कि हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले क्लोरीन लिखेंगे तो 3 क्लोरो। अब यहाँ देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे हम लोग के पास डबल बॉन्ड है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा EN, तो 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, ये इसका IPSC नेम हो जाएगा, 3 क्लोरो प्रोपीन। इसको हम लोग पहले साइड में कर लेते हैं। अब तो देखिए अगला क्या दिया है, CH3CH COOH, और यहाँ पे क्या दिया है, OH। ठीक है, तो हम लोग इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन को पहले क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है, ऑल है, अल्कोहल है, तो 2 नंबर पे ऑल, और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 ऑल। ठीक है, और 1 नंबर पे क्या दिया है, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये इसका IPSC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्या दिया है यहाँ पे, अब देखिए हम लोग सबसे इसमें लंबी चैन को लेंगे, तो सबसे लंबी चैन कौन सा बनेगा, ये वाला सबसे लंबा चैन बनेगा, क्योंकि ये इधर हो जाएगा, ये अगर इधर शिफ्ट हो सकता है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बीच वाला तो शिफ्ट हो नहीं पाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग मेन चैन में गिनती नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो हम लोग गिनती इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आएगा 4 नंबर पे मेथाइल ही। ठीक है, ये इथाइल है, सॉरी इथाइल, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इथाइल
4 इथाइल और क्या हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, हेप्ट बोलते हैं। और यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लग गया, और 4 नंबर पे इथाइल है, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पहले 2 फिर 8 फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 2 10 7 17, तो 17 हो गए। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संयोजकता लिखिए। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी 1। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, ठीक है। और ये परमाणु क्रमांक में कितने नंबर पे आता है, तो ये 17 नंबर पे आता है, ठीक है। 17 नंबर पे क्लोरीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए आपको इसको संतुलित करना है। तो देखिए आपका पहला ही आ गया। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग जानते हैं कैसे संतुलित करना है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1, आप यहाँ पे 6। आपको ये सब तो याद हो जाने चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 6 दूना 12 और यहाँ पे कितना है 6, तो 12 6 18 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 6 दूना 12 6 18 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 6 दूना 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 से क्या बन रहा है 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। इसका तो आप लोग याद ही कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या दिया है, CaCO3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, CaCl2 बना रहा है, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक को लेके चलिए। यहाँ पे Ca 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी Ca 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, ये भी सही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। तो देखिए ये भी आपका बैलेंस हो गया। आपको केवल क्या करना था, यहाँ पे 2 लगाना था। तो इसका सही इक्वेशन क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस 2HCl, ये 2HCl हो गया। अब ये क्या बना रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। अब तीसरा देखिए क्या दिया है, Na प्लस H2, ठीक है। Na प्लस H2 NH3 बना रहा है। तो ये भी बहुत ईजी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो इधर हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। 3 दूना 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया। तो ये इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो गया। तो इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा, N2 प्लस 3H2 से क्या बनेगा 2NH3, ठीक है। 2NH3 बनेगा। ये आपका तीसरे का बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखिए चौथा में क्या दिया है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 और जल दिया है, ठीक है। अब देखिए Mn यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्या चाहिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अगर आपको 2 ऑक्सीजन चाहिए तो यहाँ पे 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे आपको 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 4। आप देखिए ये भी आपका बैलेंस हो गया। Ma कितना है 1 है, यहाँ पे भी Mn 1 है। O2 कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। और क्लोरीन कितना है 4, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन यहाँ पे। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। तो इसका बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा, MnO2 प्लस 4HCl से क्या बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया चारों का, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और भर्जन। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें परमाणुओं के
बीच इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन का स्थानांतरण शामिल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का और ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है। तो ऑक्सीजन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब एक परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जब कोई परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या हाइड्रोजन से अलग हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं और नीचे का देखते हैं। देखिए अगला क्या दिया है, प्रतिस्थापी अभिक्रिया का एक टिप्पणी हो गई इस पे। इस अभिक्रिया में एक परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन गैस के साथ मेथेन की अभिक्रिया में क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक परमाणु या परमाणु समूह द्वारा दूसरे परमाणु के समूह से विस्थापित कर दिया जाता है। और अपभर्जन क्या होता है? देखिए, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, मतलब उसके गलनांक से नीचे ही गर्म किया जाता है और वायु की उपस्थिति में भर्जन कहलाती है। इस क्रिया में सल्फर, एस आदि वाष्पशील अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं और सल्फर अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। तो देखिए मेंडल के नियम 3 नियम थे। कौन सा? प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, एक आवृत बीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन का विवरण दीजिए। ठीक है, तो आवृत बीजी पौधे में निषेचन के बाद क्या परिवर्तन आते हैं? ठीक है, तो निषेचन के पश्चात निम्नलिखित संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिसमें युग्मज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो युग्मज क्या हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश में परिवर्तित हो जाते हैं और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपके क्या होते हैं? ये अंतर हो गए। ठीक है, आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मानव में नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए मानव में नर जनन तंत्र के बारे में आपको लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इन सब का चित्र भी बनाना आना चाहिए। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर एक निबंध लिखिए। तो ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकता है। तो आप लैंगिक जनन के बारे में जो कुछ भी जानते रहे सब लिख दीजिए उसमें। ठीक है, तो आप लोग इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का मॉडल पेपर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।